गुड मॉर्निंग टू ऑल। अल्टरनेट करंट के आज के लेक्चर में अब हम लोग पावर इन एसी सर्किट की बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में एसी सर्किट और उसके ऑल 7 जो टाइप्स थे और सभी सर्किटों में आई और भी के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, वेव डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इन सभी टॉपिकों पर हम लोगों ने चर्चा की। अब अगर किसी एसी सर्किट में अल्टरनेट करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम भी हो रही होगी एंड यू नो कि जो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किसी सर्किट में, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। पावर का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप। पावर मतलब रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट। किसी सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजप्शन का रेट है वो पावर कहलाता है। और पावर का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, V डॉट आई। लेकिन ये जो पावर का फॉर्मूला है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एसटीडी करंट के लिए एप्लीकेबल है। एसटीडी करंट के लिए मतलब उन केसेस के लिए जिसमें V और I दोनों के दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। बट हियर वी डिस्कस अबाउट द एसी सर्किट। और एसी सर्किट में जो करंट फ्लो करता है या जो वोल्टेज सप्लाई हम देते हैं, ये सब अल्टरनेटिंग होते हैं। अब अल्टरनेटिंग का मतलब ये टाइम के साथ वेरी करते रहते हैं, वेरिएबल वैल्यू है। हमारा करंट भी अल्टरनेटिंग है, मतलब इसका भी मान टाइम के साथ चेंज करेगा। हमारा वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग है, इसका भी वैल्यू क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ एसटीडी करंट के लिए अप्लाई हो सकता है। तो अब क्या करेंगे हम, अगर हमें फॉर एसी सर्किट देखनी हो, अगर हमें फॉर एसी सर्किट देखनी हो तो हमें मालूम है कि आई का वैल्यू तो भाई टाइम के साथ वेरी करता है, भी का वैल्यू टाइम के साथ वेरी करता है, लेकिन आई का और भी का कुछ इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और वो क्या होता है, तो भी के लिए मान लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी इंस्टेंट पर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 या -5 भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना है। हमने क्या किया कि भाई हमको पावर निकालना है कि पावर जो है वो एसी सर्किट में कितना है। पावर के लिए हमारे पास फार्मूला है V डॉट आई। यहाँ V और I जो है वो कांस्टेंट था एसटीडी करंट के लिए, इस फार्मूला को हम यूज करते हैं। लेकिन यहां हम जिस सर्किट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ना ही हमारा करंट कांस्टेंट है और ना ही हमारा वोल्टेज। ये सब अल्टरनेटिंग है, मतलब टाइम के साथ वेरी करते रहता है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज करती रहती है। अब ऐसी स्थिति में हमने क्या देखा कि भाई अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में उसका कुछ ना कुछ इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। और हमने ये भी देखा है कि ये वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो भी सकते हैं और सेम फेज में नहीं भी हो सकते हैं। ऑल जो 7 केसेस हमने एसी सर्किट के देखे उसमें मोस्ट ऑफ केसेस में तो फेज डिफरेंस था। सिर्फ एक हमारे पास सर्किट आया था आर सर्किट, जिसके लिए V और I का फेज सेम आया था, मतलब वहां पे फेज डिफरेंस हमारा 0 था। बाकी कोई भी सर्किट था, एल सर्किट था, V सर्किट था, LR, CR, LCR या LC, सभी में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंसेस इनके बीच में थे। कभी 90 से कोई लीड कर रहा था, कभी लैग कर रहा था, कभी 5 से लीड कर रहा था, कभी 5 से लैग कर रहा था। मतलब अमूमन सारे सर्किटों में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस था। तो हम यहाँ पे I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये स्पेशल केस हो जाता सिर्फ आर सर्किट के लिए। तो हमने एक जनरलाइज्ड केस लिया इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। अगर हमारा 90 डिग्री होगा तो फाई की जगह पे हम 90 पुट करेंगे। अगर हमारा 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। लेकिन हमने एक जनरलाइज्ड केस लिया है इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। अब बेटा इस फार्मूला में
अगर हम v का इंस्टेंटेनियस वैल्यू डालें, अगर हम i के जगह पर i का इंस्टेंटेनियस वैल्यू डालें, तो यहां जो हमको पावर मिलेगा वो भी तो पावर का इंस्टेंटेनियस मान ही मिलेगा। एक खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो v की वैल्यू है, जो i की वैल्यू है, ये हमने यहां डाला है, तो जो हमें पावर मिलेगा वो भी उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए मिलेगा। अदरवाइज पूरे वन साइकिल में तो i और v चेंज होते रह रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज चेंज हो रहा है। तो बट नेचुरल है कि जब i चेंज होगा, v चेंज होगा, तो p भी तो चेंज ही होगा। बट यहां के लिए हमने एक खास इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए i का मान पुट कर दिया और उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए v का मान पुट कर दिया। तो जो यहां पावर आपको मिलने वाला है, ये पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो बेटा क्या लिखें हम? देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर, पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी हो जाएगी? Pi इक्वल्स टू, तो v के जगह पे v का वैल्यू, v इंस्टेंटेनियस का वैल्यू कितना हो जाएगा? v नॉट साइन ओमेगा टी, और i के जगह पे i इंस्टेंटेनियस की वैल्यू i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये प्लस 5 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? हम एक जनरलाइज केस ले रखे हैं, फाई का मान जो भी होगा वही फाई का मान यहां पर आएगा। अगर हम दोनों का फेज सेम कर देते तो हम किसी स्पेशल सर्किट के लिए बात करते, जो कि सही नहीं है। एक जनरल केस के लिए हम बात की है। अब हमको फेज डिफरेंस दिखाना है कि v और i के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। हम प्लस में लिए, आप माइनस में भी लोगे, एकदम एक्यूरेटली वैल्यू सेम आएगा। आप -5 भी लेके बना सकते हैं। अब हम क्या करें? हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला यूज होने वाला है। तो हम सबसे पहले उस फार्मूला के लिस्टिंग कर देते हैं, ताकि जब हम आपको उसका यूज करें तो आपको परेशानी नहीं हो। हालांकि आप पहले से भी जानते होंगे। यहां देखिए, अगर कहीं लिखा है साइन a प्लस b, तो बेटा इसके जगह पे हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसको माइनस के साथ भी सेट कर सकते हैं, साइन a माइनस b होता है। जैसा कि हमने बोला कि अगर आप फेज के जगह पे ओमेगा टी प्लस फाई के जगह पे ओमेगा टी माइनस फाई भी यूज कर सकते हैं। तो जब आप ओमेगा टी माइनस पाई यूज करोगे तब ये साइन a माइनस बी वाले फॉर्मूला पर होगा। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ अब यहां साइन a माइनस बी होगा तो क्या यूज करेंगे हम? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज होने वाली है, जो कि आपको पहले से भी मालूम होगा। बट अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम तो उसके लिए हमने यहां पे लिख दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है। दूसरा फॉर्मूला जो यहां पे हमको यूज होने वाला है, अगर कहीं आइडेंटिटी लिखा हुआ है टू साइन a कॉस a, तो बेटा इसके जगह पर हम साइन 2a यूज कर लेंगे। ये दो आइडेंटिटी का इस्तेमाल अभी अभी ये p इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए हमको मिलेगा। दो और फॉर्मूला हमको यूज होने वाले हैं, जो कि जब हम एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे तब आएगा, तो उसकी चर्चा हम वहीं करेंगे तत्काल। ये वाली आइडेंटिटी तो यहां सेट कर गई, साइन a प्लस b वाली आइडेंटिटी हमको यहां दिख गई है। तो इसको अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, इसको आप बॉक्स में लिख लीजिएगा कहीं, इसको आप बॉक्स में लिख लीजिएगा। ये इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए, रिकॉल कराने के लिए डाले हुए थे, ठीक है ना? एक रिकॉल कराने के लिए डाले हुए थे, ये रिकॉल कराने के लिए डाले हुए थे। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अब इस स्टेप को आगे अगर हम बढ़ाएं तो क्या होगा? इस स्टेप को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, जरा बताइए। P इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू V नॉट I नॉट
वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं। अब यहां से P इंस्टेंटेनियस की वैल्यू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां से कहानियां बदल जाएगी। साइन ए प्लस बी पे तोड़ो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब अगर हम वी नॉट आई नॉट को बाहर ही रखते हैं, साइन से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो P इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, और ये साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस, अभी साइन ओमेगा टी और यहां कॉस ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। आ गया? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अरे साइन ओमेगा टी से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, साइन ओमेगा टी में आया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई हो गया, प्लस है तो प्लस डाल दिया, साइन ओमेगा टी और यहां कॉस ओमेगा टी और यहां साइन फाई। क्लियर? अब एक आइडेंटिटी यहां दिखने लगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ए कॉस ए। काश ये 2 यहां पे अगर होता तो 2 साइन ए कॉस ए वाला फॉर्मूला यूज हो जाता। तो अगर यहां 2 होता तो 2 साइन ए कॉस ए वाला फॉर्मूला यूज हो जाता। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि आइडेंटिटी हमारा सेट हो जाए। तो क्या हम P इंस्टेंटेनियस की वैल्यू दिख रहा है? हाँ ठीक है, लिख सकते हैं वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस 2/2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। लिख सकते हैं बेटा? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोलना। अब यहां से 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के जगह पे साइन 2a मतलब साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, P इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस, ये 2 तो आइडेंटिटी में चला जाएगा तो बचेगा 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? अरे भाई 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं किया, बेनिफिट ये हुआ कि हमारा आइडेंटिटी यहां पर आके यूज हो जाएगा। तो हम आइडेंटिटी यूज करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के जगह पे हम साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं, जो कि हमने यूज कर लिया साइन 2 ओमेगा टी। अब 2 वाला टर्म तो आइडेंटिटी के साथ आ गया था, तो बच गया 1/2, तो 1/2 को हमने इस्तेमाल कर लिया। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? तो नोट करके आइए यहां तक, फिर आगे बढ़ाते हैं। नोट करिए, नोट करिए। हो गया? मिटा दें। चलिए, अब हम लोग, ये तो हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मान आ गया, ये इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एवरेज पावर की ओर चलते हैं। P इंस्टेंटेनियस की वैल्यू जो लास्ट है, इसको अभी रहने दीजिए, इसको हम यहां पर पहले यूज कर ले। P इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हमारे पास अब आ गया क्या? तो वी नॉट आई नॉट अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस
1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। अब यहां से क्या करने वाले हम, ये तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू आई, इंस्टेंटेनियस पावर बेटा, लेकिन ये पावर पूरे वन साइकिल में तो चेंज होता रहेगा, इसके पास मोर देन वन वैल्यू होगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, इसका हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहां पे यूज किया है। पूरे वन साइकिल की जब बात करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होता है, तो वैसे केसेस में पूरे होल वन साइकिल के लिए हम इसका एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहां पे यूज कर रहे हैं कि एवरेज पावर फॉर वन साइकिल, पूरे वन साइकिल के लिए हम एवरेज पावर कैलकुलेट करें तो P एवरेज इक्वल्स टू हो जाता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर T तक P डॉट डी टी अपॉन कैपिटल T हम यूज कर सकते हैं। कैपिटल T की जगह पे होता है इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt जब 0 से लेकर T तक करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमारा कैपिटल T आएगा, तो हम कैपिटल T डायरेक्ट यूज करेंगे। अब यहाँ P क्या है, P इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जिसकी वैल्यू आपको यहां तक आया हुआ है। ये वैल्यू पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये वैल्यू टाइम के साथ चेंज करेगा, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये पावर का मान आया है। तो पूरे हम वन कंप्लीट साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो पूरे वन कंप्लीट साइकिल में जो पावर की वैल्यू होगी वो चेंज करेगी, और ऐसे केसेस में हम कौन सा पावर कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एवरेज पावर स्टार्ट करते हैं। P एवरेज विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर T तक, और पावर की वैल्यू क्या हो जाएगा, V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 डॉट डी टी अपॉन कैपिटल टी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखो ये V0 I0 बाहर है ब्रैकेट से और ये dt बाहर है, यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों टर्म में हम सेपरेटली इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो P एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक बार आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके T तक V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 डॉट dt अपॉन टी। देख बेटा क्या किए, समझो बात को, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन बहुत हार्ड। अब स्टेप ये तो मैथमेटिकल स्टेप है, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर स्टेप को आपको रखना थोड़ी ना है। एक बार कहानी समझ में आ गई कि पावर का फॉर्मूला जो होता है V डॉट I होता है, वहां हमने देख लिया कि वो एसटीडी करंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं जहां पर V और I दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट। लेकिन यहां हम जिस सर्किट की बात कर रहे हैं ये सर्किट हमारा एसी सर्किट है, और एसी सर्किट में हमारा करंट भी अल्टरनेटिंग होता है और वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग होता है। ये दोनों की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहती है पूरे साइकिल में। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, तो हम V का कोई कांस्टेंट वैल्यू डाल नहीं सकते, I का कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं डाल सकते, तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू डाले और इंस्टेंटेनियस पावर हम कैलकुलेट करके लाए। फिर हमने सोचा कि ये पावर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए है, अगर पूरे वन साइकिल की बात करें तो क्या होगा, वन साइकिल में इसका वैल्यू बार बार बदलता रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे वन साइकिल के लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एवरेज पावर, सभी पावरों का हम एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? और एवरेज पावर के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और यहाँ P क्या है, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू डाल दिया। ब्रैकेट के बाहर हमारे पास दो टर्म है, दो इधर और एक इधर, तो तीनों से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और ये तीनों से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर करके चलो, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट हम थर्ड स्टेप लिख सकते थे, लेकिन नहीं, आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए एक एक स्टेप हम लोग क्लियर करेंगे। प्लस है तो प्लस, अब इंटीग्रेशन 0 से लेकर T तक V0 I0 से इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा और dt से भी होगा, तो क्या हो जाएगा, V0 I0 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 डॉट dt अपॉन टी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कैसे हुआ है, कैसे हुआ, समझ में आया ना। अब यहां से हम क्या करेंगे कि यहां t हमारे पास t के साथ अटैच है dt, तो जो भी टाइम वाले टर्म है हमारे अंदर रहेंगे, बाकी सब बाहर। तो बताओ बेटा यहां से क्या क्या बाहर जाएगा, फर्स्ट टर्म से बाहर जाएगा V0 बाहर जाएगा, I0 बाहर जाएगा, cos 5 बाहर जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट dt। यहां से क्या क्या बाहर जाएगा,
वी नॉट बाहर, आई नॉट बाहर, 1/2 बाहर और साइन फाई बाहर, बच जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन टी। बातें समझ में आ रही है? कहां लिख दें? नहीं, यहां नहीं दिखेगा, चल यहां लिखते हैं। बहुत आसान है, बस स्टेप समझते रहना है। तो पी एवरेज कितना हो जाएगा? वी नॉट बाहर, आई नॉट बाहर और कॉस फाई बाहर। अब इंटीग्रेशन में हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन टी, प्लस है तो प्लस। अब यहां से क्या क्या बाहर आएगा? 1/2 बाहर आएगा, वी नॉट बाहर आएगा, आई नॉट बाहर आएगा। तो चलो बाहर करो, 1/2 वी नॉट आई नॉट, और कुछ बाहर आने वाला है साइन फाई। और इंटीग्रल वैल्यू में अभी इंटीग्रेशन के लिए बच जाएगा हमारे पास क्या? साइन 2 ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन टी। अब जो मैं बात बोल रहा था कि दो और फार्मूला एवरेज पावर के लिए यूज होने वाले हैं, तो वो पावर के लिए यूज होने वाला ये फार्मूला फिर से हम एक नोट करके लिख देते हैं यहां पर, ये बॉक्स में डाल लेना। ये इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, बस ये फार्मूला यूज होने वाला है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन टी का जो मान है, जिसको हम कहेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर 1 साइकिल, ये होता है 1/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है 1 साइकिल के लिए, वो होता है 1/2। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो उसका वैल्यू होता है हमारे पास 1/2। और सेकंड जो हमारे पास यहां यूज होने वाला है वह है साइन 2 ओमेगा टी। यहां कॉस 2 ओमेगा टी हो, साइन ओमेगा टी हो, कुछ भी हो, डॉट डी टी अपॉन टी, इसका जो वैल्यू होता है वह होता है बेटा 0। किसके लिए? 1 कंप्लीट साइकिल के लिए। 1 साइकिल के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तब हम ये दोनों टर्म यूज करने वाले हैं यहां पर। यहां इस टर्म के जगह पे 1/2 डाल देंगे और इस टर्म के जगह पे सीधा क्या हो जाएगा? 0 यूज करें। चलो, तो अब ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर पी एवरेज विल बी इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू 1/2 प्लस यहां क्या हो जाएगा? 1/2 वी नॉट आई नॉट साइन फाई इंटू 0। बेटा जब ये टर्म पूरा 0 होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना, तो ये तो टर्म ही गायब हो गया। अब तो पी एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई? वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब बड़े मजे में हम इसको चाहें तो तोड़ सकते हैं बेटा, 2 को √2 इंटू √2 तोड़ सकते हैं। तो एक हो जाएगा वी नॉट अपॉन √2, एक हो जाएगा आई नॉट अपॉन √2। यू नो वेरी वेल कि वी नॉट अपॉन √2 की वैल्यू VRMS का मान होता है और आई नॉट अपॉन √2 का जो वैल्यू होता है वो IRMS की वैल्यू होती है। तो अब हम एवरेज पावर को VRMS और IRMS के टर्म में तोड़ सकते हैं। लेकिन पहले आप यहां तक नोट करके आइए, अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ, एक भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आया था, एवरेज पावर फॉर 1 साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल के लिए निकाले। पी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी टी अपॉन कैपिटल टी। ये कैपिटल टी एक्चुअल में क्या है? ये है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से लेकर टी तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी को जब आप 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल टी आएगा, तो हम डायरेक्ट कैपिटल टी ले लिए। उसके बाद P के जगह पे इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू रखे। इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू रखने के बाद यहाँ V नॉट आई नॉट है और यहाँ पर dt है। इन तीनों से ये अलग अलग टर्म नहीं है, V नॉट आई नॉट और dt जो है वो एक ही टर्म है। इनसे हम इस टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेपरेटली हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। और फिर यहां से अब बाहर क्या आने वाला है? तो देखो भाई, जो
डिफरेंशियल वैल्यू है, टाइम के साथ है, तो टाइम वाला जो भी टर्म होगा वो अंदर रहेगा और बाकी cos पाई बाहर, आई नॉट बाहर, वी नॉट बाहर, और यहां से भी वी नॉट बाहर, आई नॉट बाहर, 1/2 बाहर और साइन फाई बाहर। ये साइन 2 ओमेगा टी है तो ये अंदर आ जाएगा और dt तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद वाली कहानी हमारे पास यहां पे आ गई। अब इसमें एक ट्विस्ट है ये कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है 1 कंप्लीट साइकिल के लिए वो 1/2 होता है, और साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है 1 कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 होता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना होगा, इसलिए हमने यहां पर लिस्टिंग कर दिया इसका। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये। अब इसी की वैल्यू हम उठा के यहां पे पुट कर दिए, तो ये पूरे टर्म के जगह पर हमने यूज कर लिया 1/2 और इस पूरे टर्म के जगह पे हमने 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब फाइनली यही बच जाएगा v नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos फाई। ये तो हमारे पास आ ही गया, ये वैल्यू आ ही गया भाई, ये तो आ ही गया एवरेज पावर का। अब इस एवरेज पावर के फॉर्मूला को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के टर्म में तोड़ना चाहते हैं, VRMS और IRMS के टर्म में तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 2 है, 2 को हम √2 इंटू √2 में मल्टीप्लाई करेंगे। बेनिफिट ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में चला जाएगा। तो पहले आप यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। हो गया, मिटा दें, स्क्रीनशॉट हो गया, तो चलिए मिटाते हैं। ये लास्ट वाला स्टेप याद रखिएगा, इसको हम आगे अभी प्रोसीड करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के रूप में इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, v नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos फाई। बेटा क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P एवरेज इक्वल्स टू v नॉट आई नॉट अपॉन √2 इंटू √2 cos फाई। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं होगी? क्यों बेटा? क्योंकि ये 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्या इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, P एवरेज विल बी इक्वल टू v नॉट अपॉन √2 डॉट आई नॉट अपॉन √2 cos फाई। अब बन गया ना कहानी। देयरफॉर P एवरेज ये भी RMS की वैल्यू है और ये IRMS की वैल्यू है और ये cos फाई। क्लियर? समझ में आया? तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये जो है cos फाई, इस टर्म को बेटा हम कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। गौर से देख लो, इस वाले टर्म को कहते हैं पावर फैक्टर। ये VRMS डॉट IRMS जो मान है, इतने टर्म को हम कहते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, या एवरेज वैल्यू ऑफ एपरेंट पावर इसको बोलिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एपरेंट पावर। और ये जो पार्ट है एवरेज पावर का, इसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रू पावर। ट्रू पावर। तो यहां हमारे पास 3 टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रू पावर, एपरेंट पावर और पावर फैक्टर। अब यहां से अगर हम पावर फैक्टर की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या यूज कर सकते हैं पावर फैक्टर के लिए? पावर फैक्टर के लिए हम कैसे पावर फैक्टर को डिफाइन करेंगे या फिर उसका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? तो हमें मालूम है कि एवरेज पावर इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाई। इतना मालूम है या नहीं मालूम है, बताओ? तो अगर इतना कह सकते हैं तो cos फाई का वैल्यू कितना आएगा? तो cos फाई का वैल्यू हो जाएगा ना ट्रू एवरेज पावर अपॉन एपरेंट एवरेज पावर। क्लियर? अरे P एवरेज क्या है? ट्रू एवरेज पावर है, यहां लिखे है ना। अच्छा, जस्ट अ मिनट,
देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रू, इसको हम ऐसे लिख दें, ट्रू एवरेज पावर, और इसको क्या लिख दें, सॉरी, एपरेंट एवरेज पावर, और उधर तो पावर फैक्टर है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रू एवरेज पावर या एपरेंट एवरेज पावर। तो हम cos फाई को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी cos फाई मतलब पावर फैक्टर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि द रेशियो ऑफ ट्रू एवरेज पावर टू द एपरेंट एवरेज पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ ट्रू एवरेज पावर अपॉन एपरेंट एवरेज पावर, तो ऐसे हम पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। कोई पूछे व्हाट इज पावर फैक्टर, तो द रेशियो ऑफ ट्रू एवरेज पावर टू द एपरेंट एवरेज पावर। अब ट्रू एवरेज पावर क्या है, एपरेंट एवरेज पावर क्या है, यहां पे हम सब समझा दिए। ये हमारा पावर फैक्टर है, ये हमारा एपरेंट एवरेज पावर है, ये हमारा ट्रू एवरेज पावर। इज इट क्लियर। अब हम करेंगे क्या कि जितने भी सर्किट हमने पढ़ रखा है, चाहे वो आर सर्किट हो, एल सर्किट हो, सी सर्किट हो, या एल आर हो, सी आर हो, एलसी हो और एलसीआर हो, इन सभी सर्किटों में हम पावर फैक्टर निकालने का प्रयास करें। और साथ ही साथ जब पावर फैक्टर निकल जाएगा तो यू नो वेरी वेल कि जो पावर है, जो एवरेज पावर है, वह कहीं ना कहीं पावर फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर अगर पावर फैक्टर सभी सर्किटों का निकल जाएगा तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि उन सर्किट में पावर का कंजप्शन कितना हो रहा है, मतलब एनर्जी का कंजप्शन कितना हो रहा है, मतलब उसका पावर कितना है। तो अभी आगे हम वही करने वाले हैं, इधर पूरे सर्किट का नाम लिखेंगे एंड देन आफ्टर उसका फेज डिफरेंस, फिर पावर फैक्टर, और फिर उसका एनर्जी कंजप्शन यानी पावर कैलकुलेट करेंगे। तब तक यहां तक आइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा सब, कोई परेशानी नहीं है। चलो मिटा दें, ठीक है। एवरेज पावर वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos फाई, 2 को √2 में तोड़ दिया, वी नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 cos फाई, वी नॉट अपॉन √2 का मान VRMS, आई नॉट अपॉन √2 का मान IRMS, cos फाई के जगह पे cos फाई। हमारे पास एवरेज पावर का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के रूप में एक फॉर्मूला आ गया, ये हमारा पावर फैक्टर कहलाता है, ये हमारा एपरेंट वैल्यू और ये हमारा ट्रू वैल्यू। अब हम पावर फैक्टर को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला निकालिए और हमने देखा कि द रेशियो ऑफ ट्रू एवरेज पावर टू द एपरेंट एवरेज पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। चलो अब जरा पावर फैक्टर निकाला जाए डिफरेंट सर्किट के लिए, पावर फैक्टर फॉर डिफरेंट सर्किट। देखो सबसे पहले हम आर सर्किट की बात करते हैं, सबसे पहले हम आर सर्किट की बात करते हैं। एक बात बताओ, इधर में हम सर्किट का नाम लिखेंगे, ठीक है, यहां हम लोग फेज डिफरेंस इसका लिख लें, मतलब आई और बी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। फिर उसके बाद हम लोग पावर फैक्टर लिखेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग उसके पावर मतलब ट्रू पावर की ट्रू एवरेज पावर लिखेंगे, ट्रू एवरेज पावर का मान लिखेंगे। तो चलो सबसे पहला हमने सर्किट ले लिया आर सर्किट। आपको मालूम है कि आर सर्किट के लिए जो फेज डिफरेंस है वो फाई का मान जो है वो 0 होता है। फिर पावर फैक्टर का तो मतलब हो गया cos फाई, तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब अगर हम यहां पर पावर देखेंगे तो पावर का मान कितना होगा VRMS IRMS cos फाई। cos फाई का तो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल गया है,
इसका मतलब मैक्सिमम पावर यहां पे कंजप्शन होगा, पी मैक्सिमम होगा, पी मैक्स आएगा। क्या आएगा? पी मैक्स। उसी तरह से अब हम एल सर्किट की बात करें। एल सर्किट के लिए फाई का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहां cos 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। अगर यहां पे हम 0 रखेंगे तो पावर जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 0। इसमें कोई पावर का कंजप्शन होगा नहीं। उसी तरह से हम सी सर्किट लेकर आएंगे। सी सर्किट के लिए हम क्या यूज करेंगे? फाई का मान 90 डिग्री से लैग करता है। अब लैग करे या लीड करे, फाई का मान 90 होता है, तो यहां पर भी इसका मान पावर फैक्टर का कितना हो जाएगा? 0। और पावर कंजप्शन अगर हम एवरेज पावर कंजप्शन देखें तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। अब हम एलआर सर्किट की बात करेंगे। एलआर सर्किट की कहानी क्या है? एलआर सर्किट याद करो। अरे एलआर सर्किट की कहानी ये थी कि ऐसे हमारा था वी आर और ये था वी एल और इसी पर था हमारा आई और ये इसका रिजल्टेंट आया था भी और ये फाई से लीड कर रहा था। तो फाई से लीड कर रहा था, इसका अर्थ हो गया कि अगर हम इस सर्किट को बनाएं तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं कि इधर हमारा एक्सेल होगा, इधर हमारा आर होगा और ये जो हमको रिजल्टेंट देगा ये इंपेंडेंस का मान देगा जेड और ये हमारा फाई होगा। अगर ये एक्सेल है तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो ये भी क्या होगा? एक्सेल का ही तो वैल्यू देगा, एक्सेल का ही तो वैल्यू देगा। तो अब यहां से पावर फैक्टर cos फाई का मान कितना हो जाएगा बेटा? तो cos फाई का मान हो जाएगा इसके लिए, ये एंगल फाई है, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस का मान कितना है? आर और हाइपोटेनस का मान कितना है? जेड। इतना याद रखना कि ये सभी सर्किटों के लिए फॉर्मूला वैलिड है। आगे अभी तो एलआर के लिए निकाले, सीआर के लिए भी, एलसी के लिए भी, एलसीआर के लिए भी एकमात्र यही सिंगल फॉर्मूला है, आर अपॉन जेड। और बल्कि इसके लिए क्यों, इन सारे सर्किटों के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए, अगर सपोज दैट कि यहां पे आप जेड का मान क्या रखोगे, यहां पर जेड का मान क्या रखोगे? आपको मालूम है ना, जेड की वैल्यू क्या रखोगे? हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जरा सोच के देखो, यहां पर जेड की वैल्यू क्या रखोगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो जरा सोचो, आर सर्किट के लिए तो एल सर्किट के लिए, क्या आर सर्किट के लिए देख लो, आर सर्किट के लिए क्या हो जाने वाला है? आर सर्किट के लिए तो एक्सएल का मान 0 हो जाएगा भाई, प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, उसमें तो इंपेंडेंस है नहीं, तो वहां एक्सएल का मान कितना हो जाएगा? 0। तो एक्सएल का मान 0 हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? आर स्क्वायर। सिर्फ क्या बचेगा? आर स्क्वायर। अरे भाई इसमें जेड इक्वल्स टू अब सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? आर। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर हम ऊपर में आर है और नीचे में भी जेड के जगह पे आर रख दे तो आर आर कट के कितना हो जाएगा? 1। बोलो तो देखो, तो cos फाई का मान 1 आया हुआ है ऑलरेडी। अगर इसको तुम चेक करना चाहते हो किसके लिए? एल सर्किट के लिए। तो एल सर्किट के लिए जरा सोचो, एल सर्किट के लिए तो जेड बराबर ये किसके लिए था? आर सर्किट के लिए। अब इसको जरा चेक करो एल सर्किट के लिए। तो एल सर्किट के लिए आर का मान 0 हो जाएगा तो जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्सएल का स्क्वायर। यानी जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सीधा एक्सएल हो जाएगा। अरे आर यहां से गायब हो जाएगा ना, आर का मान क्या हो जाएगा? 0। अब ये भले ही एक्सएल आया हो लेकिन आर ही जब 0 हो जाएगा तो भाई पूरा 0 हो गया ना। अरे आर 0 हो गया किस सर्किट के लिए? फॉर एल सर्किट। एल सर्किट के लिए बेटा आर 0 हो गया, और जैसे ही आर 0 हो गया इसका अर्थ है, आर 0 हो गया इसका अर्थ है कि ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो cos फाई का मान कितना आ गया? 0। तो देखो एल सर्किट के लिए cos फाई का मान कितना है? 0 है। एल सर्किट के लिए cos फाई का मान कितना है? 0 है। और उसी तरह से आप सी सर्किट के लिए भी चेक कर सकते हो। तो सी सर्किट के लिए जब चेक करोगे, सी सर्किट के लिए चेक करोगे तो यहां जो फॉर्मूला हमारे पास एक्सएल वाला आया है इसके जगह पे क्या आएगा? एक्सी। तो आर 0 हो जाएगा। आर 0 होगा तो वहां पर भी एक्सी तो रहेगा, लेकिन आर 0 के कारण पूरा फाई का मान कितना हो जाएगा? cos फाई का मान 0, और अभी भी पावर फैक्टर का वैल्यू 0 आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो
दिखाते हैं, थोड़ा और क्लियर करने का प्रयास करते हैं, और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए, ये सारे सर्किटों के लिए वैलिड है। अभी तो हम एलआर की बात करें, अब आप सीआर ले लो, एलसी ले लो, एलसीआर ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अब हम समझाते हैं कैसे। अगर ये वाला फॉर्मूला में हम कंडीशन लगाएं फॉर एल सर्किट और फॉर सी सर्किट, तो एल सर्किट के लिए जेड का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है √r² प्लस XL², और यहां के लिए तुम्हें जेड का फॉर्मूला मालूम है √r² प्लस XC²। बेटा गौर से देखो, अगर ये प्योर एल सर्किट है तो इसमें रेसिस्टेंस तो नहीं होगा, और अगर रेसिस्टेंस नहीं हुआ तो इस वाले फॉर्मूला में आर का मान कितना हो गया? 0। इसको अभी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, अभी हम थोड़ा देर पहले सॉल्व किए थे। सॉल्व करके ये दिखाना चाहते हैं कि R0 मतलब सिर्फ एक्सेल बचेगा, मतलब इंडक्टेंस वाला केस है। लेकिन इस फॉर्मूला पे सेट करना, हमको तो पावर फैक्टर से मतलब है। तो जैसे ही R0 हो गया तो जेड का जो भी मान हो, अभी न्यूमरेटर 0 तो पूरा cos फाई का मान कितना कर देगा? 0। देखो तो पावर फैक्टर 0 आया है कि नहीं आया एल सर्किट के लिए। उसी तरह से सी सर्किट के लिए भी तो प्योर सी है। अब प्योर सी होने का मतलब क्या है भाई? कि वहां ना एल है और ना वहां आर है। तो जैसे ही R0 होगा इस फॉर्मूला में तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी फिर से cos फाई का मान 0 आया है कि नहीं आया सी सर्किट के लिए cos फाई का मान 0। तो ये एक ऐसा मास्टर फॉर्मूला है जो सारे सर्किटों के लिए वैलिड है, और अभी यहां के लिए तो वैलिड है ही है, यहां के लिए तो वैलिड है ही है। Z इक्वल्स टू R/Z। कैसे cos फाई इक्वल टू R/Z आया है? तो cos फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस R/Z। ऐसा ही कुछ काम अगर हम एलआर के जगह पे सीआर सर्किट होता तो ये ग्राफ कुछ नीचे बना होता, ये फाई से नीचे लैग करता, वहां पे भी cos फाई का मान हमारा R/Z ही आता। और सपोज दैट इसके जगह पे एलसीआर सर्किट होता तो एक कंडीशन आता कि भाई बड़ा कौन है, एक्सेल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है। चलिए हम उसको भी दिखा दें। यहां तक समझ में आ गया? मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बड़े आगे चलो, इतना तो मैं यहीं पे बता दिया कि सभी सर्किटों के लिए वैलिड फार्मूला है, मास्टर फार्मूला है। अभी हम सीआर सर्किट के लिए अगर निकालें, सीआर सर्किट के लिए निकालें तो बउआ ये हमारा वीआर था, ये नीचे हमारा था दिख रहा है? हाँ ठीक है, नीचे हमारा था VC, और ये हमारा रिजल्टेंट आया था V। अब इससे अगर हम इधर में डायग्राम बनाएं इनका, फिर तो ये हो जाएगा हमारा रेसिस्टेंस, इधर R हो गया और इधर हमारा हो गया XC, और ये हमारा हो गया इंपेडेंस जो इसको हम Z कहते हैं। अब अगर हम यहाँ के लिए भी, ये हमारा फाई हो गया, हम देखेंगे तो ये अगर XC है तो ये भी हमारा XC ही होगा। अब यहाँ के लिए cos फाई का मान क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 90 के सामने हाइपोटेनस यही है। अभी भी हमारे पास cos फाई का मान कितना आएगा? R/Z आएगा। अगर हम तीसरा केस ले लेते हैं LCR का, तो जरा समझिए LCR का मतलब क्या होगा? LCR का मतलब ये होगा बुआ कि L है तो 90 से लीड करेगा, इधर 90 से लैग करेगा और ये जाएगा स्ट्रेट। तो पहले हमारे पास वहां दो गो कंडीशन आएगा कि एक्सेल बड़ा है कि XC बड़ा है। अगर एक्सेल बड़ा होगा तो रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, तो उनका वैल्यू कितना होगा? फाई से लीड करेगा, फिर फॉर्मूला वही आएगा। और अगर XC बड़ा होगा तो नीचे आएगा, तो फिर फाई से लैग करेगा और फॉर्मूला यही आएगा R/Z। सिर्फ बदलेगा तो Z की वैल्यू बदलेगा। जैसे यहां के लिए Z का मान क्या यूज करोगे? तो Z का मान यूज करोगे √R² प्लस XL²। यहां Z की वैल्यू क्या यूज करोगे तुम? अगर कहीं यूज करना हो तो R² प्लस XC²। और उसी तरीके से अगर हमारे पास LCR सर्किट होगा तो LCR सर्किट के लिए तुम Z की वैल्यू क्या यूज करोगे? तो Z के जगह पे आप यूज करोगे बेटा √R²। अगर XL बड़ा है तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और अगर XC बड़ा है तो XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपको मालूम है ना? Z इक्वल्स टू √R² प्लस एक XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो सकता है,
और एक और कंडीशन हो सकता है, ये सब प्रीवियस लेक्चर में इस पर चर्चा किया गया था, एलसीआर सर्किट वाला कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा वहां पर जाके। एलसीआर सर्किट में आपको इंपेडेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये डिपेंड करता है बड़ा कौन है, इंडक्टेंस वाला टर्म बड़ा है कि कैपेसिटेंस वाला टर्म बड़ा। अगर इंडक्टेंस वाला टर्म बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी, अगर कैपेसिटेंस वाला है तो एक्सी माइनस एक्सएल। क्लियर? तो ये हमारा पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाटलेस पावर की बात करेंगे, ऐसे सर्किट की बात करेंगे जहां पे पावर कंजप्शन 0 हो जाने वाला है। तत्काल यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, पावर इन एसी सर्किट की बात किए। जनरल पावर का फॉर्मूला V डॉट आई था, वहां से हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू पुट करके इंस्टेंटेनियस पावर का मान निकाला। इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के बाद हमने देखा 1 साइकिल में इसकी वैल्यू चेंज करती रहेगी, तो फिर हम वहां से एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट निकाले। एवरेज पावर का जब हमारे पास फॉर्मूला आया तो हम उस एक्सप्रेशन में 3 पार्ट्स देखे, एक ट्रू वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, एक एपरेंट वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, एक पावर फैक्टर। फिर पावर फैक्टर को हमने डिफाइन करा और लगभग सभी सर्किटों में हम पावर फैक्टर की वैल्यू निकालने का प्रयास करें। पावर फैक्टर हमारा आर सर्किट के लिए 1, एल सर्किट के लिए 0, सी सर्किट के लिए 0 और बाकी के लिए कॉस पाई का मान आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। जेड की वैल्यू हमारा चेंज करता है, कभी जेड की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, अगर एल आर है तो, अगर सी आर है तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, अगर एलसीआर है तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, अब दो कंडीशन, एक्सएल बड़ा हो तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, अगर एक्सी बड़ा हो तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये वाला कंडीशन तो आप एलसीआर और एलसीआर सर्किट जाके देखिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा। तो आई थिंक कि इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एसी सर्किट और एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट समझ में अच्छे तरीके से आ गया और पावर फैक्टर आ गया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।